टू एसपी स्मार्ट्स ब्रिज कोर्स इन फिज़िक्स। और आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ साइंस। तो देखो बेटा, साइंस इज़ समथिंग दैट इज़ बेस्ड ऑन ईओडी। ये तीन चीज़ें ईओडी, ये वो नॉलेज है जो ईओडी पे डिपेंड करती है ना। व्हाट इज़ ईओडी? ई स्टैंड्स फॉर एक्सपेरिमेंटेशन, ओ स्टैंड्स फॉर ऑब्जर्वेशन, डी फॉर डिडक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि जिस नॉलेज को हासिल करने के लिए आपको एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं, उसकी ऑब्जर्वेशंस लेनी पड़ती हैं और फिर आप किसी नतीजे पे पहुंचते हैं ना, डिड्यूस करते हैं, डिडक्शन पे आते हैं, उसी सिस्टमेटिक नॉलेज का नाम है साइंस। तो बेटा ये जो वर्ड साइंस है, ये एक लैटिन वर्ड है सेंशिया, उसमें से निकला है। एंड व्हेन आई से सेंशिया, सेंशिया मतलब होता है टू नो, इंग्लिश में टू नो और लैटिन में सेंशिया। तो सेंशिया वर्ड ही अल्टीमेटली चेंज होके साइंस में तब्दील हो गया। तो इसका मतलब बच्चे पता क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो साइंस है ये हमें जानकारी हासिल करने की तरफ एनकरेज करती है। इट इज़ ड्रिवन बाय द क्यूरोसिटी ऑफ मैन टू नो अबाउट द एवरीथिंग हैपनिंग अराउंड हिम। हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है, एक्लिप्स होता है तो क्यों होता है, बारिश होती है तो क्यों होती है, दिन रात कैसे बन रहे हैं, हर चीज़ अर्थ की तरफ ही क्यों गिरती है, ऊपर क्यों नहीं उड़ जाती। ऑल दीज क्यूरियस थिंग्स जिसके बारे में इंसान ने सदियों पहले सोचना शुरू किया, उसी का जो एक्यूमुलेट होके जो बना सब्जेक्ट, उसी का नाम है साइंस। और बेटा क्योंकि हम फिज़िक्स पढ़ रहे हैं इसलिए अब हमें ये पता होना चाहिए कि फ़िज़िक्स क्या है। ये स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना है। ठीक है, इसमें हम यही चीज़ें देखते हैं हमारे चारों तरफ जो नेचर में घटनाएं घटित हो रही हैं, उसके बारे में हम स्टडी करें तो वो फिज़िक्स है। ये जो वर्ड है फिज़िक्स, ये भी एक लैटिन वर्ड फ्यूसिस से निकला है। फ्यूसिस का मतलब होता है द नेचर। दूसरे शब्दों में लैटिन वर्ड फ्यूसिस जिसका मतलब नेचर है, वहीं से वर्ड फिज़िक्स बना। और फिज़िक्स इसीलिए कहा जाता है स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। जैसे रेनबो क्यों बनता है, ठीक है, स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं, स्काई का कलर ब्लू क्यों है, ये नेचुरल चीज़ें तो हैं, है ना। तो ये सन के इर्द गिर्द प्लैनेट्स क्यों चक्कर काट रहे हैं, इस तरह की नेचर के बारे में सारी जानकारियाँ जो हैं उसको स्टडी करना है तो हम लोग क्या करते हैं, फिज़िक्स को स्टडी करते हैं। तो इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि जो फिज़िक्स है, इट्स दैट ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। राइट, यू गॉट माय पॉइंट। बेटा आगे हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिज़िक्स। देखो फिज़िक्स बहुत ही एक्साइटिंग सब्जेक्ट है। इसमें हम लोग माइक्रोस्कोपिक से लेके मैक्रोस्कोपिक तक सब रेंज को स्टडी करते हैं। नो व्हाट यू मीन बाय माइक्रोस्कोपिक? माइक्रोस्कोपिक होता है वेरी वेरी स्मॉल, और मैक्रोस्कोपिक क्या होता है, वेरी वेरी लार्ज। राइट, तो इसका मतलब ये हो कि फ़िज़िक्स में अब तो हम एक एटम के अंदर क्या घटनाएं हो रही हैं, क्या क्या फिनोमेना हो रहे हैं, वो भी स्टडी करते हैं। और जो गैलेक्सीज हैं विच आर बिलियंस ऑफ लाइट इज अवे, उनके बारे में भी हम जानकारी कलेक्ट करते हैं, उसको भी स्टडी करते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक हो गया एटम, और मैक्रोस्कोपिक में आगे डिस्टेंट गैलेक्सीज, वो सारी जानकारी हमें फिज़िक्स द्वारा ही प्राप्त होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिज़िक्स। यानी फिज़िक्स इज रियली एक्साइटिंग बिकॉज इट हैज़ अ वास्ट स्कोप। बेटा आपको ये जान के हैरानगी होगी कि फिज़िक्स में हम इलेक्ट्रॉन का मास भी डिटरमाइन कर सकते हैं जो कि 10⁻³ kg है। राइट, और इसके अलावा हम लोग यूनिवर्स का मास भी डिटरमाइन कर सकते हैं जो कि 10⁻55 kg है। तो ये दोनों ही एब्सोल्युटली कैसे हैं, पोल्स अपार्ट आप कह सकते हैं। यानी एक तो 10⁻³ kg इलेक्ट्रॉन का मास और यूनिवर्स का मास 10⁻55 kg है। ये सारा कुछ फिज़िक्स की वजह से हमें मालूम हो जाता है। ऐसे छोटे से छोटा टाइम पीरियड जैसे कि टाइम टेकन बाय लाइट बीम टू क्रॉस अ न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन, ये एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आर पार एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन सी स्पीड से गुजरते हुए जाती है जब, तो उसको कितना टाइम लगता है, दैट इज़ 10⁻22 सेकेंड्स। वो टाइम भी हम मेजर कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड पूरे यूनिवर्स का एज क्या है, पूरे यूनिवर्स की एज बेटा 10⁻18 सेकेंड है। तो ये चीज़ भी हम फिज़िक्स की वजह से ही मालूम कर सकते हैं। सो दैट इज़ वाई वी ऑफन से दैट फिज़िक्स हैज़ अ ट्रेमेंडस स्कोप एंड दैट इज़ वाई वी कॉल इट अ वेरी एक्साइटिंग सब्जेक्ट। तो बेटा आए देखिए फिज़िक्स की ब्रांचेस कौन कौन सी है। फिज़िक्स की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। एक है क्लासिकल मैकेनिक्स, एक है क्वांटम मैकेनिक्स, एक है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, एक है ऑप्टिक्स, कोई है रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, क्वांटम ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, क्वांटम क्रोमोडायनेमिक्स,
cryogenics, modern physics, atomic physics, nuclear physics, particle physics, astronomy, astrophysics, geophysics, electrons, electronics and communication, solid state physics, cosmology, heat and thermodynamics, acoustics and many more. अब आप सोचेंगे कि फिजिक्स तो एक है बट इसकी ब्रांचेस इतनी सारी क्यों है? देखो बेटा, जो क्लासिकल मैकेनिक्स है ना वो हमारी एवरीडे लाइफ से डील करती है। जैसे कार रोड पे चल रही है, एप्पल पेड़ से गिर रहा है, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, कोई जेवलिन थ्रो कर रहा है, तो उसमें क्या क्या होगा, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, कैसे उसको एक्सप्लेन करना है, वो क्लासिकल मैकेनिक्स से संभव है। क्वांटम मैकेनिक्स में हम इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर कैसा है, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या हो रहा है, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो क्वांटम मैकेनिक्स से पता चलती हैं। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में हम लोग स्पीड ऑफ लाइट के नज़दीक जो पार्टिकल चलते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। ये कई बार मूवीज़ में आप देखते हैं टाइम ट्रैवल, दैट पर्सन ट्रैवल्स टू फ्यूचर और पास्ट, वो टाइम ट्रैवल जो है वो बेसिकली रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स के ऊपर आधारित थ्योरीज हैं। ऐसे जो ऑप्टिक्स होता है ये लाइट से रिलेटेड है। रे ऑप्टिक्स में ये प्रिज्म में किस तरह से डिस्पर्शन होती है, कैसे 7 रंगों में लाइट बढ़ जाती है, लेंस कैसे लाइट को फोकस कर सकता है। ऐसे वेव मैकेनिक्स में ये जो सोप बबल्स हैं इसके अंदर कलर्स क्यों दिखते हैं वो चीज़ें हम पढ़ सकते हैं। क्वांटम ऑप्टिक्स में हम लोग लाइट की नेचर कैसी है, लाइट पार्टिकल से बनी हुई है कि वेव है, वो सारी जानकारी हमें क्वांटम ऑप्टिक्स से पता चलती है। ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हमें इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के अंदर जो रिलेशन है उसके बारे में पता चलता है। बस ऐसे ही ये जितनी भी ब्रांचेस है ना इनमें कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो दूसरी ब्रांच में नहीं मिलेगी। दैट इज़ वाई फिजिक्स हैज़ सो मैनी ब्रांचेस। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या बोला है, एंड मैनी मोर, इसका मतलब ऐसी ब्रांचेस भी हैं जिसका नाम यहाँ पे नहीं लिखा गया है, बट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट कि और दूसरी ब्रांचेस क्या क्या हैं। बेसिकली ग्रेजुअली आप जब फिज़िक्स पढ़ेंगे 11th क्लास में आपको नए नए कॉन्सेप्ट्स मिलते जाएंगे, नए नए नाम पता चलते जाएंगे, एंड देन डेफिनेटली यू विल एन्जॉय। रादर देन मैं इस वक्त नाम की लिस्ट दे दूँ, उससे बेहतर है कि जिस चीज़ से आप स्टडी करेंगे आपको नए नए आइडियाज़ मिलते जाएंगे। देखिए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा फिजिक्स रिलेशन टू सोसाइटी। देखो बेटा, हम चारों तरफ साइंस से घिरे हुए हैं, है ना। यहाँ इसी इमेज में यही दर्शाया गया है दैट वी आर सराउंडेड बाय टेक्नोलॉजी, और फिजिक्स इज़ अप्लाइड पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी जब फिजिक्स को अप्लाइड पार्ट में कन्वर्ट करें तो उसी का नाम है टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो जो चीज़ें आज फिजिक्स में डिस्कवर होती हैं कल को वो टेक्नोलॉजी में बदलता है, और उसके बाद वो पूरी सोसाइटी को अफेक्ट करता है, पूरी सोसाइटी पे उसका असर होता है। इसलिए तो हम कहते हैं फिजिक्स इज बोथ बून एंड बेन। बून एंड बेन का मतलब हुआ, बून वो अच्छी चीज़ है ना, टेक्नोलॉजी हमारी बहुत हेल्प करती है। और द अदर नेगेटिव बातें भी हैं, लाइक कोई न्यूक्लियर वॉर हो सकती है बिकॉज न्यूक्लियर वेपन इंसान ने बना लिए हैं। यहाँ पे ये पोल्यूशन हो रहा है फैक्ट्रीज़ की वजह से, और फैक्ट्रीज़ क्यों बनी, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी कहाँ से है, बिकॉज ऑफ फिजिक्स। तो वो नेगेटिव बातें भी हैं, है ना। तो ये कुछ बातें प्लस भी हैं, कुछ माइनस में भी हैं, तभी हम कहते हैं कि सोसाइटी पे फिजिक्स का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। हालांकि इसमें सारे ही इम्पैक्ट पॉजिटिव नहीं है, कुछ एक नेगेटिव भी हैं। तो बेटा फिजिक्स तब तक अधूरी जब तक कोई न्यूमेरिकल ना किया जाए। तो आज हमने जो भी पढ़ा है, जो सीखा, उस पर आधारित है कि न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं, राइट। एज ऑफ यूनिवर्स बताया गया 10⁻17 ईयर्स है, और जो इंसान है 10⁻9 ईयर्स है इस धरती पे है। ये यूनिवर्स को, सिर्फ अर्थ की बात नहीं, पूरी गैलेक्सीज, मिल्की वे वगैरह वगैरह सारा यूनिवर्स जिसको हम ब्रह्मांड कहते हैं उसको बने हुए 10⁻17 ईयर हो गए हैं। लेकिन इंसान को इस धरती पे आए हुए जस्ट 10⁻9 ईयर्स हुए हैं। सवाल उठता है कि अगर यूनिवर्स की एज जस्ट 1 डे है तो इंसान कितना पुराना है इस धरती पे, दैट इज़ द क्वेश्चन। बट इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए पहले तो हमें देखना होगा एज ऑफ यूनिवर्स और एज ऑफ मैनकाइंड, इनका रेशो क्या है। जैसा कि गिवन है 10⁻17 इज एज ऑफ यूनिवर्स और 10⁻9 एज ऑफ मैनकाइंड, ये से डिवाइड करो और ये हमें मिलता है 10⁻8। ये रेशो है यूनिवर्स और इंसान की एज का। अब अगर इंसान की एज निकालनी है, जब यूनिवर्स की एज 1 डे है तो हमें 1 डे का ये वाला फ्रैक्शन मालूम करना होगा, एज सिंपल एज दैट। समझे ना बात। तो हम क्या करेंगे कि एज्यूम करेंगे कि x इज़ द एज ऑफ मैनकाइंड, और ये सेकंड्स में, ठीक है। और 1 डे जो है यूनिवर्स का एज, उसको सेकंड में कन्वर्ट करें, वो होता है 86400। क्यों? क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 60 मिनट होते हैं और इतने सेकंड होते हैं 60,
तो 86400 सेकेंड्स, ये है वो टाइम जो 24 घंटे में यानी 1 डे में होता है। तो हमें देखना है कि यूनिवर्स की एज अगर 86400 सेकेंड्स हैं तो x जो है x सेकेंड एज ऑफ मैनकाइंड है, ये असम्पशन लिया हमने, राइट। इन शॉर्ट हमें 86400 को x से डिवाइड करना होगा और ये रेशो 10⁸ के बराबर आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही देख लिया था एज ऑफ यूनिवर्स और एज ऑफ मैनकाइंड का रेशो 10⁸ होता है। तो हम इन दोनों का रेशो ले लेते हैं और उसे 10⁸ के बराबर ही पुट करते हैं। तो यहाँ से बेटा x निकाल लो, 86400 को 10⁸ से डिवाइड करें तो वो 8.64 ही तो आएगा, लेकिन 10⁻⁻4 सेकेंड्स भी आता है। यू कैन सी इट है ना। तो इसका मतलब हुआ ये है एज ऑफ मैनकाइंड अगर यूनिवर्स की एज 1 डे है। तो है ना काफ़ी इंटरेस्टिंग बात कि इंसान तो अभी रिसेंटली अर्थ पे आया है। 8.64 10⁻⁻4 सेकेंड इज़ अ वेरी वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम कंपेयर टू 1 डे। ठीक है, तो एक दिन अगर यूनिवर्स की एज मान रहे हैं तो इस पे इंसान की एज तो बहुत बहुत ही कम है। वो कितना आ रहा है? 8.64 10⁻⁻4 सेकेंड्स। तो बेटा दैट इज़ ऑल फॉर डे 1 ऑफ द ब्रिज कोर्स एंड इसको पढ़िए पूरा, जो आपको PDF दी जा रही है उसको पढ़िए एंड व्हेन वी मीट तो आपको जो डाउट्स होंगे आप हमसे पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।